नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आईआईटी सीरीज के अंदर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जीओसी के बारे में। जी हाँ, जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो देखो, चैप्टर का कोई वेटेज नहीं होता किसी भी चैप्टर का, बट फिर भी ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और ना केवल इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, बल्कि जो आपके आगे वाले चैप्टर्स है उनमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी इस टॉपिक से उनके साथ रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम इस सेशन के अंदर इसके जो पीवाईक्यूज है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा आज लास्ट तक। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम पीवाईक्यूज करेंगे आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, हम मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी करेंगे, हम इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और जो पुराने टाइप के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे आईआईटी में, थोड़ा बहुत उसको भी देख लेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहला सवाल है, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्ल सामर्थ्य का सही क्रम क्या है। 4 कंपाउंड दे रखे हैं, आपको इनका अम्लीय सामर्थ्य का क्रम पूछा गया है। देखो यहां पे एक तो हमारे पास में ये एरोमेटिक एसिड है, ठीक है, ये आपके पास में एरोमेटिक एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, ठीक। और बाकी सारे के सारे जो है एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक है। बट एलिफेटिक में भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता संतृप्त वाला, एक होता असंतृप्त। जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं असंतृप्त वाला, ठीक है। तो ये आपका एलिफेटिक है वैसे तो देखा जाए तो, पर एलिफेटिक में ये अनसैचुरेटेड है यानी कि अनसंतृप्त है। और ये भी आपका एलिफेटिक, ये भी आपका अनसैचुरेटेड है, और ये आपका एलिफेटिक बट सैचुरेटेड है, संतृप्त है। अब देखिए बात क्या है, बात ऐसी है साहब इसके अंदर कि क्रम ये होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी अम्लता का जो क्रम रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि नाम से अम्ल प्रतीत होते हैं, H+ देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनकी एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है वो ऐसे होता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग तो होते हैं हमारे पास में ये एलिफेटिक अनसैचुरेटेड वाले, जो असंतृप्त होते हैं बच्चों, उसके अंदर ये जो ग्रुप लगा होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसका भी माइनस आई होता है। तो ये माइनस आई की वजह से जो है, या हम कहीं कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से ये जो है जनरली ज्यादा एसिडिक हुआ करते हैं। तो इनकी एसिडिटी जो होती है, जो असंतृप्त वाले हैं उनकी एसिडिटी हाईएस्ट होती है, असंतृप्त एलिफेटिक। इसके अंदर भी बेटा एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड है उसकी एसिडिटी डबल बॉन्ड वाले से ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके एरोमेटिक वाले, ठीक है। और थर्ड में जो सिंपल एलिफेटिक वाले वो आ जाते हैं, सिंपल एलिफेटिक एसिड है वो यहाँ पे नंबर 3rd पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो एसिड ऑर्डर बनेगा उसमें सबसे फर्स्ट पे हो जाएगा ये वाला, फिर सेकंड पे, फिर आपका एरोमेटिक वाला, और फिर ये वाला, इस सीक्वेंस के आधार पे। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 1 2 3 4 यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जी एडवांस 2019 का सवाल है ये। आगे आ जाओ। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीयता का सही क्रम क्या है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के पड़ोस में OH लगा हुआ है। OH ग्रुप, देखो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के पड़ोस में यानी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो कोई ग्रुप लगा होता है, तो वो ग्रुप जो है वो उस कार्बोक्सिलिक वाली रिंग को उस प्लेन से बाहर करके यानी कि ऑर्थो इफेक्ट एग्जिबिट करके उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है। आपने सुना होगा ऑर्थो इफेक्ट, है ना, SIR इफेक्ट की वजह से जो ऑर्थो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं खासतौर पर ऑर्थो वाले, उनकी अम्लता बढ़ जाती है। तो यहां पर भी इसके रेस्पेक्ट में 2 ऑर्थो ग्रुप है, यहां पर 1 ऑर्थो ग्रुप है। तो यहां पर ऑर्थो इफेक्ट लगना चाहिए, पर यहां ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है। ऑर्थो इफेक्ट जो होते हैं वो भारी समूह लगाते हैं, OH भारी समूह नहीं है। OH, NH2, फ्लोरीन, CN ये सब हल्के समूह होते हैं, तो ऑर्थो इफेक्ट भारी समूह लगाते हैं। यहां पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन जो ये आपके पास में कंपाउंड है इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, उस कॉन्जुगेट बेस के अंदर आप देखेंगे अगर बच्चों, तो ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ये जो इसका ये H+ निकलने के बाद इसका जो संयुग्मिक सार बनेगा
उसके साथ में ये जो OH बेटा ये H बॉन्डिंग करेगा और H बॉन्डिंग से इसको स्थायित्व मिलेगा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से नहीं बल्कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से स्थायी होगा। और आप तो जानते हैं कि जिस भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस यानी किसी भी अम्ल का संयुग्मिक क्षार जितना अधिक स्थायी होता है उतना ही वो प्रबल अम्ल होता है। तो ये प्रबल अम्ल हो जाएगा सबसे। इसमें भी H बॉन्डिंग हो जाएगी बट इसमें एक ग्रुप H बॉन्डिंग कर रहा है, वहां पे 2 ग्रुप H बॉन्डिंग करे, यहाँ थोड़ी कम H बॉन्डिंग होगी। तो नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये। अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ बच्चों ये -I दिखा रहा है, लेकिन ये ग्रुप पैरा पे लगा हुआ बेटा। पैरा पे जो है +M काम करता है इसका और मेटा पे +M काम नहीं करता है। तो यहाँ पर ये +M से इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जबकि यहाँ पर ये -I से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो कुल मिला के हमारे पास में सबसे अधिक एसिडिक हो जाएगा पहले वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। इसका भी आंसर जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेईई एडवांस 2016 का सवाल है। एडवांस 16 का बड़ा डिफिकल्ट पेपर आया था, आपको पता होगा सबको, खासतौर पर फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था, केमिस्ट्री का पेपर तो मॉडरेट था फिर भी। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित यौगिक में से सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है? आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं, उससे पूछा हाईएस्ट एसिडिक कौन सा है। एक तो है पैरानाइट्रोफिनॉल, एक हमारे पास में पैरानाइट्रोफिनॉल है, एक हमारे पास में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एक है ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी कि सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक नहीं है ये आपका ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक में तो CHO होता है। एक है पैराटोलोइक एसिड, टोलोइक एसिड के अंदर हमारे पास में यहाँ पे लगा होता है, पैरा के ऊपर CH3 लगा होता है। ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड है, करेक्ट बात है। सैलिसिलिक एसिड, यस करेक्ट बात है, सैलिसिलिक एसिड है ये। ठीक है, चलिए भाई, अब आपको पूछा कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो भाई ये तो फिनॉल है, ये तो फिनॉल वाला कंपाउंड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अम्लीय होता है, इसका मतलब फिनॉल वाला सबसे कम हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास में जो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होता है, वो सबसे अधिक एसिडिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन ये आपका +I ग्रुप है, ये आपका जो है +M ग्रुप है, और ये आपका +M और मतलब +M है, साथ में -I भी है, बट इसका +M काम करेगा यहाँ पर। तो 2 हमारे पास +M है, एक +I है, लेकिन +M ग्रुप से एसिडिक्शन घट जाती है। बट इस वाले केस में ऐसा होगा बच्चों, ये जो OH है ये इसके कॉन्जुगेट बेस को मैंने बताया था अभी लास्ट एग्जांपल के अंदर कि इस कॉन्जुगेट बेस को यहाँ से H बॉन्डिंग करके मतलब स्टेबिलिटी देगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाती है। तो ये आपका जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है ये जो है इन सभी में ज्यादा अम्लीय होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित अनुनाद संरचनाओं का सही स्थायित्व का क्रम क्या है? आपके पास में 4 अनुनाद संरचना दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे डाइएजोमीथेन है, ये CH2Na2 है। तो इसमें आपसे पूछा कि इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? तो स्टेबिलिटी में देखो सबसे जिसमें सबका ऑक्टेट पूरा वो सबसे स्टेबल होगा। ऑक्टेट अगर पूरा होने की बात करें, यहाँ देखो +4 लगा हुआ है, तो एक तो इसका ऑक्टेट पूरा है, एक हमारे पास में इसका ऑक्टेट पूरा है, इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है, तो सबसे स्टेबल या तो ये होगा ये होगा। देखो कार्बन पे जब +4 होता है इसके 3 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन के जब भी 3 बॉन्ड से कम होते हैं इसमें +4 होता है बेटा, तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो इसका अष्टक अधूरा है, इसका भी अष्टक अधूरा है। इन दोनों का अष्टक पूरा है, इन दोनों में सभी परमाणु का अष्टक पूरा है। तो इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा कौन होगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। आप जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश जो होता है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के ऊपर अधिक स्थायी होता है। पहला वाला ज्यादा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, पहला फिर तीसरा। अब इन दोनों में देखो, यहाँ कार्बन का अष्टक अधूरा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, होता है कई बार होता है, लेकिन नाइट्रोजन का अष्टक अधूरा करना पाप है, अपराध है, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा फोर्थ वाला। तो 1 3 2 4 इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, पी नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं का सर्वाधिक असंभावित निरूपण है, मतलब बोला कौन सा इसमें से असंभव है? तो भाई यहाँ पर नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन गए, और नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं बनते। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था तो दिखा सकता है, लेकिन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। 5 बॉन्ड बन गए, गलत स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर गलत है बेटा, संभव नहीं, असंभावित है। आगे आओ, निम्नलिखित यौगिकों में प्रबलतम अम्ल कौन सा है? देखो भाई, जो आसानी से H देता है वो प्रबलतम होता है। यहाँ H ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर H जो है वो कार्बन के साथ लगा हुआ है, यहाँ वाला H भी कार्बन के साथ, यहाँ वाला H भी कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसको देना आसान होता है। ये हम पीरियड में बात करते हैं।
ग्रुप में बेटा हम साइज की देखते हैं कि साइज जिसकी ज्यादा हो वो आसानी से एक्सप्रेस देता है, लेकिन पीरियड जो होता है, एक पीरियड के जब एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, तो उनमें ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, उसके साथ लगा हुआ H जो है वो हाईएस्ट एसिडिक होता है। आपका मिथेनॉल जो है इनमें सर्वाधिक अम्लीय है। हालांकि ये कोई खास अम्लीय है नहीं, इसकी पीके का वैल्यू जो है 15.34 के आसपास होती है, बहुत ज्यादा अम्लीय नहीं है, बट कम से कम इनकी तुलना में तो अधिक अम्लीय है। वैसे देखा जाए तो ये अम्लीय नहीं है उतना, मतलब बाकी उन असली एसिड की कंपेयर करें तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ये, बट कम से कम हमें इनमें जो कंपेरिजन दिया गया कंपेरिजन में, इसमें सबसे अधिक एसिडिक ही होगा। आगे आ जाओ। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लता का क्रम है। आपको 4 कंपाउंड रखे, आपसे एसिडिटी पूछी गई है। ये फिनॉल है। आप जानते हैं कि जो अम्लता होती है वो जो माइनस वाले प्रभाव होते हैं, -m, -h, -i, उनके समानुपाती होता है, प्लस वाले प्रभावों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बेटा, माइनस वाला तो मुझे नजर आ नहीं, इसमें ये रहा माइनस आई है, और पैरा पोजिशन में तो -m भी काम करता है, इसका +h होता है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो सबसे एसिडिक कौन सा हो जाएगा? -m वाला, फोर्थ हाईएस्ट एसिडिक, क्योंकि देखो -m के समानुपाती होती है अम्लता, -m के बाद में -h, -i देखते हैं, तो फोर्थ हाईएस्ट हो जाएगा। उसके बाद में -i लगा हुआ 3, उसके बाद में यहाँ पे कम से कम प्लस तो नहीं लगा हुआ है, इधर तो प्लस वाला ग्रुप लगा हुआ है, और प्लस वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, तो 1 के बाद में आ जाएगा अपने पास में 2, तो ये 4-3-1-2, 4-3-1-2, 4-3-1-2, IIT JEE 1997, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अगला, क्षार सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम है। क्षार सामर्थ्य जो होता है, क्षार सामर्थ्य जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ, वो 2 बातों पर निर्भर करता है। अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो विद्युत ऋणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो जब सेम पीरियड के एलिमेंट हो, और साइज के जो है कहेंगे हम कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट हो, डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट हो। यहाँ पे कार्बन पे माइनस है, एन पे माइनस है, कार्बन पे माइनस है, ओ पे माइनस है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब पीरियड के एलिमेंट है, और पीरियड के अंदर हम क्षारीय सामर्थ्य को देखते हैं विद्युत ऋणता से। जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। sp3 कार्बन की विद्युत ऋणता होती है बेटा 2.5 होती है, सिंपल नाइट्रोजन की होती है 3.5, 3.5 नहीं होती, 3.0 होती, सॉरी, और sp कार्बन की तो 3.2 होती है, और ऑक्सीजन की तो जानते हो 3.5 होती है। तो जिसकी विद्युत ऋणता सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो सबसे कम तो जाहिर सी बात है इसकी है, तो ये हाईएस्ट हो जाएगा बेसिक, फिर ये ऑर्डर पहला वाला बिल्कुल सही बना हुआ ऑर्डर है ना। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कार्बन जो है ये वाला जो है इससे नाइट्रोजन कैसे, भाई कार्बन नॉर्मल नहीं है, sp कार्बन है, sp कार्बन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन जो नॉर्मल होता है उससे भी ज्यादा होती है, 3.2 हो जाती है, तो वो कम बेसिक हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है 11वें क्वेश्चन का। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीय यौगिक कौन सा है? तो बेंजीलमीन ये होता है, PHCH2NH2 बेंजीलमीन है। एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड ये होता है ये जो आपकी बेंजीन के रिंग के ऊपर NH COCH3 लगा होता है। एनिलीन PHNH2, और पी नाइट्रोएनिलीन ये होता है अपने पास में, एनिलीन के नाइट्रो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर जो है वो अनुनाद नहीं कर रही है, लोकलाइज्ड है, यहाँ पर लोन पेयर लोकलाइज्ड है, स्थानीयकृत है। बाकी यहाँ पर भी लोन पे रेजोनेंस कर रही है, यहाँ पर भी लोन पे रेजोनेंस कर रही है, यहाँ पर भी लोन पे रेजोनेंस कर रही है। जो लोन पे रेजोनेंस में भाग नहीं लेती है उसका दान कर पाना आसान होता है, वो अच्छा बेस कहलाता है। तो आपका पहले वाला अच्छा बेस होगा बाकी सबकी तुलना में, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोन पेयर जो है स्थानीयकृत है, बाकी सब में भी स्थानीयकृत है। वह यौगिक जो निर्जलीकरण पर सर्वाधिक स्थायी कार्बोनिय मान्यता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है जब किसी में से वाटर निकालते हैं, तो वाटर जब निकालते बेटा तो उसमें पहले स्टेप में OH निकलता है। OH निकालोगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके पास में एक अल्फा H होगा। OH निकालोगे यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके पास में 2 अल्फा H होंगे। जितने अधिक अल्फा H उतना अधिक स्थायी। तो OH निकालोगे यहाँ कार्बोकेटाइन बनेंगे, 9 अल्फा H होंगे। OH निकालोगे 3 और 2 5 अल्फा H रहेंगे इसके पास में। अब आप ही बताओ कि कौन स्थायी होगा? बचपन से पढ़ते आ रहे जिसमें अल्फा H की संख्या ज्यादा वो वाला कार्बोकेटाइन सर्वाधिक स्थायी होता है, प्रत्येक कार्बोकेटाइन सर्वाधिक स्थायी बनेगा। ठीक, आगे आ जाओ।
एक्रोलीन में इलेक्ट्रॉन के ध्रुवण को किस प्रकार से लिखा जाता है? एक्रोलीन वैसे ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये होता है। इसमें अनुनाद जब होता है बच्चों, इसमें अनुनाद होता है तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है कि O पे माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है। अब आप इसको अगर देखेंगे ढंग से बच्चों, तो ये हमारे पास में इसका हाइब्रिड जो बनेगा, इसका हाइब्रिड जो बनेगा उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर तो आएंगे, O पे माइनस आएगा और कार्बन के ऊपर जो है वो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, यानी कि हमारे पास में जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो रहेगा डी वाला। ये डबल बॉन्ड ठीक है, डबल बॉन्ड दिखा दो या फिर आप इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा लो, बात एक ही है, बट ये ज्यादा बेहतर रहता। 1888 क्या बात कर रहे हो? 1888 ये तो मतलब कहते हैं ना कि आजादी से पहले का सवाल है ना, महात्मा गांधी के टाइम का। 1988 करो इसको, 1988। इतने पहले तो IIT भी नहीं थी, भारत आजाद भी नहीं था तब तो अंग्रेजों का राज था। हाँ, अगला सवाल। अब देखो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल करेक्ट का मतलब आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ये, इसको मैं थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। वाह वाह वाह, हाँ, वहां उजाला हो गया, इधर अंधेरा हो गया। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे अपन। आपके पास में 4 कंपाउंड दे रखे हैं, मल्टीपल करेक्ट यानी एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पहला पूछा गया आपसे, पहले ये एनिलीन है, ये आपका डाइमेथिल एनिलीन है, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन है, और ये आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रो डाइमेथिल एनिलीन है। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर जो होती है, यहाँ पे जो लोन पेयर होती है वो रेजोनेंस करेगी, यहां पर भी लोन पे रेजोनेंस करेगी, यहां पर भी लोन पे रेजोनेंस करेगी। लेकिन अगर एन के साथ में मैथिल ग्रुप लगा हो और उसके पड़ोस में बड़े बड़े ग्रुप लगे हो तो वो आउट ऑफ प्लेन होता है, SIR इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं त्रिविम प्रभाव। और त्रिविम प्रभाव की वजह से बेटा यहाँ पर ये जो है ये एन के साथ जो CH3 लगा हुआ है, ये ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के तल से बाहर हो जाएगा, अनुनाद नहीं कर पाएगा, यानी इसकी जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज हो जाएगी। लोकेलाइज का मतलब ये होता है कि अनुनाद ने भाग नहीं लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया सबसे ज्यादा बेसिक तो चौथा ही होने वाला है, ये तय हो गया है। तो इसने कहा कि इसका सरकता क्रम 2 1 3 4 रहेगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, क्योंकि हाईएस्ट बेसिक तो ये वाला होगा, चौथा वाला। फिर कह रहा है 1 और 2 के मध्य PKB का अंतर का परिणाम जो है 3 और 4 के मध्य के अंतर से अधिक है। कह रहा कि इन दोनों में जितना, इन दोनों की सारकता में जितना अधिक अंतर है वो इन दोनों की सारकता से अधिक है। अधिक कैसे, आप मुझे बात बताओ। यहाँ तो ये भी डीलोकलाइज है और ये भी डीलोकलाइज है, दोनों डीलोकलाइज है, हालांकि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगी लेकिन उतना अंतर नहीं होगा। यहाँ अंतर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर एक तो डीलोकलाइज है और एक लोकलाइज है, तो यहाँ पे अंतर जो होगा वो अधिक होगा। यहाँ अंतर बेटा अधिक है बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, क्षारकता के अंदर। यहाँ पे अंतर कम है क्योंकि दोनों की लोन पे डीलोकलाइज, जबकि यहाँ पर एक ही डीलोकलाइज एक ही लोकलाइज है, तो अंतर यहाँ अधिक है। ठीक है, PKB मतलब एक तरह से बेसिक स्ट्रेंथ को मापने का मैथमेटिकल तरीका होता है। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई है। फिर कह रहा है कि अनुनाद प्रभाव 3 में 4 की अपेक्षा अधिक है, ये बात सही है बेटा। 3 में अनुनाद हो रहा है, 4 में अनुनाद होगा ही नहीं क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा त्रिविम बाधा की वजह से, तो ये बात तो करेक्ट है। फिर कह रहा है कि त्रिविम प्रभाव यौगिक 4 को 3 की तुलना में अधिक, ये बात सही है कि कह रहा है कि इसमें त्रिविम प्रभाव लग रहा है इसलिए ये अधिक क्षारीय है 3 की तुलना में, सही बात है। देखो ये जो ग्रुप होते हैं बेटा, ये इनको धक्का देके इस ग्रुप को जो है आउट ऑफ प्लेन कर लेते हैं। देखो NH2 के ऊपर जो है ये त्रिविम प्रभाव नहीं लगता है, ये अगर N के साथ में एक CH3 लगे हो या 2 CH3 या कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हो तब ये त्रिविम प्रभाव लगना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे त्रिविम प्रभाव लग रहा है, तो ये बात भी करेक्ट है, तो C और D करेक्ट हो जाएगा। यौगिक 1 से 5 के संबंध में सही कथन चुनो। आपको 4-5 कंपाउंड दे रखे हैं, इनके बारे में आपको बताना है, कुछ बातें पूछी गई है। पहला पूछा गया यौगिक 1 की अम्लता संयुग्मिक क्षार से विस्थानीकरण। देखो अम्लता के बारे में सवाल पूछेंगे तो अम्लता के बारे में सवाल सॉल्व करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो भी आपको कंपाउंड दे रखे बेटा इसमें हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, संयुग्मिक क्षार बनाना पड़ेगा और संयुग्मिक क्षार की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और उसके आधार पर बताना पड़ेगा कि कौन अधिक स्थायी है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इनके अंदर जो H+ लगा हुआ है उसकी बलिदान देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, H को हटा के नेगेटिव चार्ज, H को हटा के नेगेटिव चार्ज, H को हटा के नेगेटिव चार्ज, H को हटा के नेगेटिव चार्ज।
अब आपको बताना कि सबसे ज्यादा कौन है। देखो पहले वाला बहुत अधिक अम्लीय होगा, ये बात सही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होगा इस रिंग के साथ, उस रिंग के साथ, उस रिंग के साथ, तीनों के साथ में विस्थानीकरण करेगा, अनुनाद करेगा। विस्थानीकरण का मतलब होता है अनुनाद। तो पहले वाला अधिक मतलब अच्छा खासा अम्लीय है, ये बात सही है, लेकिन हाईएस्ट अम्लीय नहीं है पहले वाला। हाईएस्ट अम्लीय बेटा ये वाला होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है। अब आप कहेंगे सर ये भी तो रिंग एरोमेटिक है। हाँ भाई रिंग तो एरोमेटिक है, लेकिन -4 एरोमेटिकता का हिस्सा नहीं है, जबकि यहाँ -4 खुद एरोमेटिकता का हिस्सा है। अगर यहाँ तो -4 हटा दोगे तो रिंग एरोमेटिक नहीं रहेगी, लेकिन वहां से अगर तो -4 हटा भी दोगे तब भी रिंग एरोमेटिक रहेगी। यानी ये बोलेंगे कि -4 जो है इसको एरोमेटिकता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, तो -4 यहाँ अधिक स्थायी है। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है कि पहले वाले की जो अम्लीयता है वो उसमें विस्थानीकरण के कारण, ये बात सही है। कह रहा कि चौथे का संयुग्मिक क्षार एरोमेटिक है। चौथा मतलब 1 2 3 4 इसका, हाँ सही बात है, एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एरोमेटिक है, दिख रहा है ये। इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, एक फेमस एरोमेटिक प्रजाति होती है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यौगिक 2 अधिक अम्लीय हो जाता है जब इसमें NO2 प्रतिस्थापित होता है। कह रहे कि अगर तुम यहाँ पर NO2 लगा लेते हो, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर, तो उसकी अम्लता बढ़ जाती है। सही बात है, NO2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से अम्लता बढ़ जाती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। चौथा कह रहा है यौगिकों की अम्लता का सही क्रम ये कि पहला हाईएस्ट, नहीं नहीं पहला हाईएस्ट नहीं भैया, एरोमेटिक है ये, पहला हाईएस्ट नहीं है, ये हाईएस्ट होगा ये, फिर उसके बाद वो आएगा, और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर आपका ये वाला, फिर ये आएगा, ऐसा ऑर्डर आएगा। तो इसमें इन्होंने क्या करा है 2 और 3, ये आगे पीछे अगर कर देना बेटा, अगर ये आगे पीछे कर दे तो कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये थोड़ा डेटा बेस्ड भी है, इसकी पीके का मान लगभग 15-16 के आसपास होता है, उसका 31 होता है। डेटा तो बच्चों को याद नहीं रहता खैर, पर ये तो जरूर कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी तो चेक करनी आती होगी। ठीक है, अभी का सवाल है कोरोना के टाइम का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है PQRS में से एरोमेटिक कौन से है। आपको 4 रिएक्शनें दे रखी है, इनके उत्पाद बनाने हैं, और उत्पाद बनाने के बाद आपको देखना कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। तो भाई देखो पहले वाले में तो AlCl3 क्या करता है, Cl- निकाल लेता है, तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बनता है। ये आपका फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है। पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या अगर विषम हो और अगर उसमें कंप्लीट रेजोनेंस हो रिंग के अंदर, तो बेटा वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या सम हो तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये आपका एरोमेटिक है। NaH H- क्या करता है बेटा, यहाँ से जो H लगा हुआ प्लस वाला उसको निकाल लेता है, तो यहाँ -4 आएगा, ये माइनस मतलब ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, जैसा अभी पिछले वाले पेज पे था, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा इसका उत्पाद। ये HCl क्या करेगा बेटा, ये लोन पेयर जो है H+ पे अटैक करेगी, ये H+ यहाँ आके लगेगा, फिर H+ लगेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, और यहाँ पे +4 आएगा, तो ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन जैसा सिस्टम बन जाएगा, ये भी एरोमेटिक होगा। P भी एरोमेटिक है, Q भी एरोमेटिक है, S भी एरोमेटिक हो गया। R देखो, R वाला सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब ये रिएक्शन जो है ना, मतलब डाइकीटोन की रिएक्शन अमोनियम कार्बोनेट के साथ में हमारे सिलेबस में नहीं है, जेई मेंस में नहीं है, जेई एडवांस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, और ना ही कोई टीचर पढ़ाता है, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो ये अब उसको इसको हम MSc में पढ़ा करते हैं, जब हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की जो प्रिपरेशन पढ़ते हैं उसमें ये रिएक्शन आती है। तो इनके रिएक्शन में बात ये है कि ये देखो ये डिकम्पोज होता है, पहले तो अमोनिया बनता है, और फिर अमोनिया यहाँ पर जाकर रिएक्शन करता है पहले। तो वो वाली रिएक्शन जो आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ी थी कि CO की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ में या अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराते हैं, तो यहाँ से H2N निकलता है, C डबल बॉन्ड NH बनता है, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये C डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो है ये NH जो है ये एक तरह से यहाँ पे अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा। तो एक लंबी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस में, मतलब एक काफी सारी अभिक्रिया होने के बाद में इसमें ऐसा कंपाउंड बन जाता है। ये आपका पाइरोल जो होता है वैसा बनेगा, बट यहाँ पे 2 मेथिल लगे होंगे, तो ये इसका अंतिम उत्पाद बनेगा। तो ये भी एरोमेटिक होगा। अब ये बना कैसे बेटा, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है कि जेई एडवांस के अंदर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो अपने को नहीं आते हैं और किसी को नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो यार 11 12 का पढ़ेगा, वो BSc MSc का थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको नहीं आता सबको नहीं आता। ठीक है, और ऐसा होना जरूरी भी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आए, एडवांस में सारे क्वेश्चन आते भी नहीं है, और आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि आपको सारे आ ही जाएंगे। ठीक है, जो आपको लगता है कि यार ये अपने काम का नहीं, तो उसमें छोड़ो उसको। कई सारे क्वेश्चन एडवांस में सिर्फ छोड़ने के लिए होते हैं, क्योंकि आप उनके अंदर अगर उनमें घुस जाओगे तो बेटा आपका टाइम जाया होगा, वक्त जाया होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका मतलब कहने का मतलब चारों इसमें जो है एरोमेटिक है, PQRS सभी के सभी एरोमेटिक है। ये भी तो एरोमेटिक बनेगा। ठीक, आगे आ जाओ। तृतीयक ब्यूटिल धनायन, ये लो भाई, तृतीयक ब्यूटिल धनायन,
और ब्यूटीन, ब्यूटीन, ये ब्यूटीन के अतिसंयुग्मित स्थायित्व क्रमशः किसके कारण है, कि इसमें अतिसंयुग्मन जो है किसके कारण हो रहा है। देखो भाई, कार्बोकैटायन जो होता है ना उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है। मैं आपको बताऊं, मैं इसको दोबारा बना रहा हूं थोड़ा ढंग से, मैं इसको दोबारा थोड़ा ढंग से बना रहा हूं। मैंने क्या करा बच्चों, ये जो +4 वाला कार्बन है इसके ऊपर एक रिक्त पी कक्षक होता है, मैंने इसको दिखा दिया तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए, तुम्हें समझाने के लिए, और फिर मैंने एक CH3 को खोल लिया है। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, CH सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पड़ोसी पी कक्षक में विस्थानीकृत होते हैं, अपन क्लास में पढ़ा था इसको, ठीक है। और इस केस में ऐसा होता है कि यहां पर ये जो CH सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन हैं, अब यहां बात ये है ना बच्चों, यहां पर तो कोई खाली कक्षक तो है नहीं भाई, जब कार्बन में +4 होता है तो उसका पी कक्षक खाली होता है। यहां तो कार्बन में +4 है नहीं, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ कक्षक खाली नहीं है, यहाँ तो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब जो पाई बॉन्ड होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है, पाई बॉन्ड के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक पाई कक्षक होता है, एक पाई स्टार होता है, और एक सिंपल पाई वाला होता है। तो बेटा यहाँ पे पाई कक्षक तो भरा हुआ है इसका है, ये वाला बेटा पाई कक्षक है, इसका जो पाई स्टार कक्षक होता है वो खाली होता है। तो ये जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई स्टार में जाते हैं। तो एल्कीनो के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन वो सिग्मा वाले जाते हैं पाई स्टार के अंदर, जबकि जो कार्बोकैटायन होता है उसमें सिग्मा वाले जाते हैं किसके अंदर, सिग्मा वाले जाते हैं रिक्त पी के अंदर, रिक्त पी के अंदर जाते हैं। तो ऐसा ऑप्शन मुझे पहला नजर आ रहा है कि तृतीयक ब्यूटिल धनायन के अंदर तो सिग्मा से रिक्त पी में और बाकी वाले में सिग्मा से पाई स्टार में जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल आपके एडवांस 13 का है। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन है, 3 हेक्सेनॉन, 3 हेक्सेनॉन मतलब 6 कार्बन है, तीसरे पे डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। फिर है 2,4 डाई हेक्सेन डाइऑन, अच्छा अच्छा, 1 2 3 4 5 6, 2 पे और कहाँ पे लगा हुआ है, 1 2 3 4, ओके। 2,5 हेक्सेन डाइऑन, ठीक है साहब, इसको भी कर लेते हैं, ये 2 पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, ओके। 2 3 डाई हेक्सेन डाइऑन, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे 3 पे और 2 पे ये वाला। अब आपसे पूछा कि इनमें सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन किसके अंदर है, तो देखो CO ग्रुप के जो पड़ोसी कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है, मतलब तो यहाँ तो CO ग्रुप है ही है, एक CO ग्रुप लगा हुआ है, ये ऐसा इसलिए होता है, देखो CO ग्रुप का -I इफेक्ट तो होता ही होता है, और लेकिन जब H+ यहाँ से निकलता है तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है बेटा, वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस CO के साथ में रेजोनेंस करता है, इसलिए इस कार्बन जो अल्फा कार्बन पे लगा हुआ H होता है उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, वो अधिक अम्लीय होता है, ठीक है, अधिक अम्लीय होता है। तो ये तो अधिक, ये ठीक ठाक अम्लीय है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये H अम्लीय है, इस पे रेस्पेक्ट में ये वाला H अम्लीय है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में तो बेटा ये H और ये H अम्लीय है, बट ये जो कार्बन है इस पे लगा हुआ H बेटा, इसको तो ये भी एसिड स्टेबलाइज करेगा, मतलब इसके कॉन्जुगेट बेस को ये भी करेगा। जब भी दो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनके बीच में जो कार्बन है उस पे ऊपर लगा हुआ H होता है वो हाईली एसिडिक होता है, वो सर्वाधिक अम्लीय होता है, क्योंकि यहाँ पे जब H+ निकलेगा नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको दो तरफों से अनुनाद मिलेगा, तो वो और अधिक स्थायी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो बीच में जो लगा हुआ CH2 ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये सर्वाधिक अम्लीय होता है। तो आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा 2,4 हेक्सेन डाइऑन। फिनॉल निम्न में से कम अम्लीय है, फिनॉल निम्न में से कम अम्लीय है, पूछा फिनॉल किससे कम अम्लीय है, एसिटिक एसिड से कम अम्लीय बिल्कुल होगा। देखो एसिड के अंदर नाम ही एसिड है, तो एसिड से तो फिनॉल कम अम्लीय होता ही होता है। पी मिथॉक्सीफिनॉल नहीं साहब, मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है ये OCH3 वाला ग्रुप होता है, और ये OCH3 ग्रुप जब पैरा पे लगा होता है बेटा तो ये +M प्रोड्यूस करता है, और +M से फिनॉल की अम्लता कम हो जाती है, तो ये बात तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो फिनॉल की अम्लता अधिक हो जाती है, तो ये नाइट्रो वाला फिनॉल जो है वो फिनॉल से अधिक अम्लीय है, यानी कि सिंपल फिनॉल इससे कम अम्लीय हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल तो बेटा कहाँ अम्लीय होता है, एथेनॉल तो पानी से भी कम अम्लीय होता है, फिनॉल तो बहुत दूर की बात है। तो कहने मतलब फिनॉल जो है वो दो कंपाउंड से कम अम्लीय है, एसिटिक एसिड और पी नाइट्रोफिनॉल से। अगर हम इनका अम्लता का क्रम बनाए तो हाईएस्ट जो होगा वो एसिटिक एसिड होगा, सर्वाधिक अम्लीय, उसके बाद में हमारे पास में पी नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, पी नाइट्रोफिनॉल के बाद में हो जाएगा खुद फिनॉल, फिर +M वाला ग्रुप लगाओ फिनॉल के ऊपर, पी मिथॉक्सीफिनॉल,
फिर एथेनॉल, ये क्रम आ जाएगा इसका। सवाल ने पूछा था कि जो फिनॉल है, फिनॉल वो किससे कम अम्लीय है, तो फिनॉल इन दोनों से कम अम्लीय है। ये नहीं पूछा कि फिनॉल से कम अम्लीय कौन है। अगर सवाल ने पूछा था कि फिनॉल से कम अम्लीय कौन है, तो फिर ये वाले ऑप्शन हो जाते हैं। बोला फिनॉल किससे कम अम्लीय है। दिए गए विकल्पों में से वह यौगिक जिसमें धातु परमाणु सभी संरूपणों में एक ही तल में है। ये कह रहा कि ऐसा कौन सा वाला कंपाउंड जिसमें धातु के परमाणु जो है वो सब एक तल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो भाई इसमें ऐसा है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है बेटा, इसमें ये क्या करेगा ना कि ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ये रोटेट कर सकता है। तो देखो अभी ऐसा है कि दोनों पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, दोनों पार्ट एक प्लेन में है, लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। जैसे मान लो ये प्लेन में है, यूं करके रोटेट हो गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया ये। तो यहाँ पर तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे, मतलब सभी संरूपणों के अंदर ये प्लेन में नहीं रहेंगे। या सवाल ही पूछा कि ये हमेशा प्लेन में रहेंगे चाहे इनको कैसे ही घुमा दो, तो भैया ये हमेशा प्लेन में नहीं रहने वाले, प्लेन में रह सकते हैं बट ये आउट ऑफ प्लेन में जा सकते हैं। इसकी बात करें बच्चों, तो ये देखो ये वाला पार्ट जो है ना आपका, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड के सापेक्ष जो चारों एटम होंगे ये तो एक प्लेन में होंगे ही होंगे। अब ये जो आपके एटम है ये इस कार्बन के साथ इन दोनों को प्लेन में रहना पड़ेगा, क्योंकि जब sp2 कार्बन होता है उसका जो है आपका बॉन्ड एंगल 120 का होता है, और तीनों ग्रुप जो है ट्राइगोनल प्लेनर व्यवस्था में रहते हैं। तो बेटा इस कार्बन के साथ में ये दोनों चीजें हमेशा प्लेन में रहेगी, इस कार्बन के साथ में, और ये कार्बन इसके साथ प्लेन में रहेगा, तो यहां पर हमेशा प्लेनरिटी बनी रहेगी, समतलिता इसमें पूरी बरकरार रहेगी, आप इसको कैसे भी घुमा दो। ठीक है, तो एक तो ये प्लेनर हो गया, और ये तो प्लेनर दिख ही रहा भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो ये कार्बन है आपके पास में, इसके साथ 2 H लगे हुए हैं, यहाँ पे एक C है एक O है, ये आपके पास में सबके सब प्लेन में रहेंगे हमेशा, ये घूमेगा भी नहीं वैसे, इसी बताऊं आपको मैं। तो इसमें दिक्कत है, इसमें क्या होना कि जो एलीन होता है बच्चों, एलीन के अंदर ऐसा होता है कि एक पार्ट जो है ये प्लेन में होता है और दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो आउट ऑफ प्लेन होता है, क्योंकि एलिन जो होता है इस तरह से होता है, एक ऐसे प्लेन में एक उसके परपेंडिकुलर होता है। तो मैं अगर इसको बना के बताऊं आपको, तो बेटा जो अगले वाले देखो यहां तक तो सारे प्लेन में ही हैं, लेकिन इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, एक वेज पे एक डैश पे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट अलग प्लेन में होगा और ये वाला पार्ट जो है वो अलग प्लेन में होगा, तो यहां पर प्लेनेरिटी नहीं आ पाएगी। तो समतलिता केवल बी और सी में रहेगी बेटा, बी और सी में समतलिता बनी रहेगी। ठीक, आगे आए। टोलुइन से बेंजील मूलक बनाने के लिए आवश्यक आबंध वियोजन ऊर्जा मेथेन से मैथिल मूलक बनाने के लिए आवश्यक वियोजन ऊर्जा से तुलना में। ये फिल इन द ब्लैंक पुराने सवाल है बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले के सवाल है ये कह रहा है कि जो टोलुइन होता है, ये टोलुइन है CH3, ठीक है, मैं इसको CH2H कर लेता हूं, ये टोलुइन, और ये आपका मैथेन CH3H। अब देखो ये कह रहा है कि टोलुइन से आप मूलक बना रहे हो, टोलुइन से आप बेंजील मूलक बना रहे हो, यानी ये बॉन्ड ब्रेक करके आप ये इसका निर्माण कर रहे हो, इसका निर्माण कर रहे हो, यहां पे मूलक बनाना आपको बेंजील मूलक, और यहां पर इस बॉन्ड बंध का समांगी विदलन करके आपको मैथेन्स जो है मैथिल मूलक बनाना है, यानी CH3 मूलक बनाना है। तो बोले कि कौन से वाले बॉन्ड तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगी, कौन से में कम लगी। देखो ऐसा है एक्चुअल में क्या है ना कि जिस बॉन्ड के ब्रेक करने से बनने वाला प्रजाति अधिक स्थायी है उस बंध में कम ऊर्जा लगती है। भाई अगर किसी को तुम तोड़ रहे हो बॉन्ड को, और तोड़ने के बाद बनने वाली प्रजाति अगर स्थायी है, अधिक स्थायी है, तो उस बॉन्ड तोड़ने में आपको बहुत कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ये देखो ये मूलक जो है रिंग के साथ अनुनाद करेगा, तो रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर कुछ रेजोनेंस वगैरह है नहीं, ये स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि इसको बनाने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ी बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो कम खर्च करनी पड़ी है। जो बंध वियोजन ऊर्जा होती है वो मूलक की स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यहाँ बेंजील वाले मूलक बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो मैथेन मूलक वाले की तुलना में कम होती है। ठीक है, कम होती है। आगे आओ। सिग्मा आबंध कक्षकों को सम्मिलित करते विस्थानीकरण का प्रकार कहलाता है। ये कह रहा है कि सिग्मा आबंध का विस्थानीकरण क्या होता है भैया। सिग्मा आबंध का जो विस्थानीकरण होता है उसको केमिस्ट्री वाले लोग अति संयुग्मन कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, अति संयुग्मन। एक और विस्थानीकरण होता है, जानते कौन सा वाला, पाई आबंध का विस्थानीकरण। पाई आबंध का जो विस्थानीकरण होता है उसको केमिस्ट्री के जानकार लोग क्या बोलते हैं, अनुनाद रेजोनेंस, अनुनाद रेजोनेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध के साथ CH3CO CH2CO CH3 के इनॉल
रूप की संरचना है। ये कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड है। इसकी पूछा इनॉल कौन सा बनेगा, अरे यार बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। ये वाला हाइड्रोजन जो होता है बेटा, ये इनोलाइज करता है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ आता है, पाई बॉन्ड इसके साथ आ जाता है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड COH और CH3, यहाँ पे H बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये इसका इनॉल रूप होता है। बल्कि इसके कीटो रूप से इसका इनॉल रूप जो होता है वो अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। जब भी इनॉल के अंदर कोई एरोमेटिकता हो, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो, तो उसका स्थायित्व ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में आंसर इसका, ये वाला आंसर, ठीक है। सवाल यही था ना, हाँ संरचना पूछी थी, ठीक है। एक डैश 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 डाइऑल में 2 हाइड्रोक्सी समूह डैश 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 परमाणु पर होते हैं। ये तो फिर ऐसा हो गया, देखो एक ही कार्बन के ऊपर जो OH होगा उसको तो बोलते हैं जैम डाइऑल, और अगर आसपास के कार्बनों के ऊपर अगर OH लगे हो तो उसको बोलते हैं विस डाइऑल। तो यहां पर पूरा एक डाइऑल में 2 हाइड्रोक्सिल समूह। अब एक देखो, एक अगर मैं यहां पे लिखता हूं जैम डाइऑल, अगर मैं यहां पे जैम लिखूं तो इसका मतलब 2 हाइड्रोक्सिल समूह एक ही कार्बन पे, यहां पर एक ही आएगा। और अगर मैं यहां पे विस लिखूं मान लो, तो फिर हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सिल समूह पड़ोसी कार्बन पे या निकटवर्ती कार्बनों पे। तो ये फिर 2 पॉसिबिलिटी इसके अंदर, जैम के साथ एक ही आएगा, विस के साथ निकटवर्ती आएगा। अब जाने क्या सोच के इन्होंने क्वेश्चन बनाया था। 85 का सवाल है, पुराना टाइम ऐसे खराब सवाल आते थे। अम्लीय माध्यम में प्रबलतम क्षार के समान व्यवहार करता है। इसमें पूछा प्रबलतम क्षार कौन सा है, तो भैया जो क्षार तो कौन से होते हैं, जो नाइट्रोजन वाले होते हैं कंपाउंड वो होते हैं। मतलब जैसे ये देखो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में तो N के पास में लोन पेयर ही नहीं है, वो कोऑर्डिनेट कर लेता है, ऑक्सीजन को दान कर लेता है, लोन पेयर है ही नहीं इसके पास। तो एनिलीन के अंदर तो लोन पेयर होती है, फिर भी N के पास में जो लोन पेयर रखता है और जो अपनी लोन पेयर शेयर करवाता है उसी को तो बोलते हैं बेस, ठीक है। फिनॉल जो है, फिनॉल में भी ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, एक नहीं बल्कि 2 लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर अपने किसी काम की नहीं है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो अपनी लोन पेयर वो शेयर कम करवाता नहीं करवाता है। तो एनिलीन जो है फिनॉल की तुलना में अधिक क्षारीय होता है। ये तो वैसे ही बेसिक नहीं है, तो इसका मतलब जो है इसका आंसर एनिलीन हो जाएगा, ठीक है, एनिलीन हो जाएगा। दिए गए धनान्य में से सर्वाधिक स्थायी कौन सा है, ये तो फिर बच्चों वाला सवाल आ गया। द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, एन ब्यूटिल। देखो एक पूछा द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, एक तो ये कार्बोकैटायन है, एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, एक ये वाला कार्बोकैटायन है, और एक एन ब्यूटिल कार्बोकैटायन, एक ये वाला कार्बोकैटायन। आपसे पूछा सबसे स्टेबल कौन है, जिसमें हाईएस्ट अल्फा एच होंगे वो सबसे स्टेबल होगा, ये वाला तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। कार्बोधनायन को ही कार्बोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जलीय NaOH में विलयशील यौगिकों की कुल संख्या कितनी। देखो NaOH में वो विलय होगा जिसकी अम्लता जो है वो पानी से अधिक है। पानी से अधिक अम्लता का मतलब है कि pKa की वैल्यू जो है वो 15.7 से कम है। तो पानी से अधिक अम्लीय कौन होता है, ये तो अम्लीय है। अमीन तो बेटा अम्लीय होते नहीं है, अमीन तो क्षारीय होते हैं, इनकी अम्लता बहुत कम होती है ना। ये तो अम्लीय होने से रहा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो नाम से अम्लीय लग रहा है, ये है। नाइट्रोबेंजीन अम्लीय नहीं होता है। फिनॉल अम्लीय होता है, सही बात है। देखो एनिलीन वाला पार्ट तो नहीं है, पर फिनॉल वाला पार्ट अम्लीय होता है, ठीक है, और पानी से अधिक अम्लीय होता है। यहाँ पे बेटा ये एल्कोहल वाला पार्ट है, एल्कोहल पानी से कम अम्लीय होते हैं, फिनॉल पानी से अधिक अम्लीय होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अम्लीय वाला ग्रुप ही नहीं है। यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी अधिक अम्लीय है। तो कुल मिला के ये आपके पास 4 कंपाउंड ऐसे हैं जो पानी से अधिक अम्लीय है, और जो पानी से अधिक अम्लीय होते हैं वही NaOH में घुलते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में तो ठीक है, मतलब हम लॉजिक से भी कर सकते हैं, वैसे इसमें थोड़ा pKa डेटा का अगर आपको ध्यान में रहे अगर, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। 15.7 से कम pKa, देखो pKa आपको ऐसे रटनी नहीं है कि इसकी इतनी, पर एक आपको रेंज पता होनी चाहिए। तो मैं अपने क्लास के अंदर जो है एसिडिक स्ट्रेन में pKa पढ़ाता हूँ, उससे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि अपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने हैं, डिटेल लेक्चर नहीं है। बाकी मैं आपको पूरा ये ढंग से डिटेल में बताता कि इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। अभी तो हम जो है जो जनरल लॉजिक है उससे हमने करा इसको। अगला, निम्नलिखित कार्बोधनायन के लिए अतिसंयुग्मन CH आबंध को शामिल करते हुए दर्शाने वाली योगदानी संरचनाओं की संख्या कितनी है। देखो जो अतिसंयुग्मन की संरचनाओं की संख्या होती है वो अल्फा एच के बराबर होती है। इसमें +4 के संदर्भ में देखा जाए तो 2 अल्फा एच यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, 2 और 3 5,
5 और एक यहाँ पर है, 6 अल्फा एच है, तो इसकी 6 संरचनाएं हो जाएगी। हाँ, अगर जो दी गई संरचना है उसको भी अगर शामिल करे तो 7 हो जाएगी, लेकिन उसको नहीं शामिल करना है, आपको केवल CH1 का विस्थानीकरण करवाना है, तो उससे जो संरचना बनेगी वो पूछी गई है। जितने अल्फा एच होती है उतनी संरचना होती है। दी गई संरचना को शामिल करे तो बेटा अल्फा एच प्लस 1 होता है उसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित की अनुनादी संरचनाएं बना लीजिए। बना लेंगे, क्या है बड़ी बात। लोन पेयर सिग्मा पाई, तो लोन पेयर को स्टार्ट करवाए, यहां से रेजोनेंस करवाना। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पे माइनस डबल बॉन्ड, अभी जो माइनस चाह रहा है ये पाई के साथ रेजोनेंस करेगा, तो ये पाई आगे आ जाएगा। ये तो अपने 11th क्लास में जब रेजोनेंस पढ़ाते हैं तब सिखाते हैं कि रेजोनेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास में स्ट्रक्चर 1 हो गया, स्ट्रक्चर 2 हो गया, स्ट्रक्चर 3 हो गया। ऐसे गलती ना करें, देखो कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि डायरेक्ट एक ही स्टेप में सारा रेजोनेंस करा लेते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ ले आते हैं। वो नहीं है। जब भी आपको पूछे ना कि संख्या कितनी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करवाना, एक साथ नहीं करवाना होता है। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। निम्नलिखित को उनके के मानों से सम्मिलित करें। आपको 4-5 एसिड दे रखे हैं, उनके सामने के मान दे रखे हैं, आपको मिलान करनी है। तो भैया देखो, अम्लता जो होती है वो के समानुपाती होती है, पी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कुल मिला के आपको जो है ना, जिसकी अम्लता ज्यादा होगी उसका के ज्यादा होगा, इतनी सी कहानी है। तो अब उसको आपको मैच करना है। तो ये हम बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजिक एसिड, ये ऐसे खूब सारे सवाल हमने आज की प्रैक्टिस सेशन में कर ली है। तो ये सवाल फिर आपको उसके आधार पे करना है होमवर्क में, क्योंकि हमने ऐसे रिपीटेडली कर लिए आज अच्छे खासे सवाल एसिडिक स्ट्रेंथ वाले, वो सेम ही है। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है, थोड़ा सा घुमाव मार डाला इसके अंदर, वही है ऑलमोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अधिक अम्लीय है और क्यों? भाई अधिक अम्लीय तो ये होगा। पहली बात तो ये NH3+ है दोनों केस में, NH3+, NH3+, एनिलीनिमाइन बोलते हैं, एनिलीनिमाइन, पैराफ्लोरो एनिलीनिमाइन। तो एनिलीनिमाइन देखो, जब कभी भी कोई प्रोटोनेटेड ग्रुप लगा होता है आपको दिखे, जैसे मान लो कोई OH2+ ग्रुप है, NH3+ ग्रुप है, देखो जब किसी भी एटम के ऊपर +4 होता है उसके साथ H लगा होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड समूह, प्रोटोनिक समूह। प्रोटोनिक समूह जो होते हैं वो अच्छे खासे अम्लीय होते हैं, ये बढ़िया अम्लीय होते हैं, यानी कि आसानी से H+ देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यहाँ भी प्रोटोनेटेड है, यहाँ भी प्रोटोनेटेड, दोनों अम्लीय है, लेकिन अधिक अम्लीय पूछा बेटा। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन लगा हुआ है ये -I प्रभाव दिखाता है, तो -I वाला जो होता है वो अधिक अम्लीय होता है, ये वाला कंपाउंड आपका अधिक अम्लीय है। ठीक, आगे आए। निम्नलिखित कारण बताइए। ये कह रहा है कि ये -4 जो है इस वाले -4 से अधिक क्षारीय, तो होना ही है भाई, ये तो sp2 कार्बन है और ये sp कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब देखो क्षारीयता क्या होती है, लोन पेयर देने की क्षमता या लोन पेयर देने की इच्छा या प्रवृत्ति। तो लोन पेयर तो वही देगा ना जिसकी En कम है, तो En इसी की कम है, तो यही तो लोन पेयर आसानी से देगा, इसलिए अधिक क्षारीय है ये क्या सवाल हुआ बच्चों वाला। समझाइए कि क्यों O हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड कमरे के तापमान पर एक द्रव है, जबकि P हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड एक उच्च गलनांक वाला ठोस है। भाई ये तो केमिकल बॉन्डिंग का सवाल लग रहा है। देखो ये O हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड है और ये P हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। देखो O हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड के अंदर ये होता है कि यहाँ पर अंतर आणविक H बॉन्डिंग होती है, जबकि अंतर आणविक हो नहीं पाती है, इसलिए मजबूरी में क्या होता है इसके वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर मजबूरी में ऐसा होता है, इस वाले केस में ऐसा होता है बेटा कि ऐसा एक और मॉलिक्यूल इसके पास में आ जाता है, और यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर और या इंट्रा वाला जो होता है बच्चों, उसका वो तो आप जानते हो, इंट्रा वाले के अंदर अंतर आणविक बल जो होते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, जो क्या बोलते हैं, मतलब उसके 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 अणुओं के भीतर के जो बल होते हैं वो कम होते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर अंदर तो बल है, लेकिन मान लो मैंने इसके पास में एक और मॉलिक्यूल लेके आ गया इसके पास में, इसी का सेम मॉलिक्यूल, तो उसमें कोई खास अट्रैक्शन होने वाला नहीं है, इसलिए जल्दी से ये वाष्प बन जाता है, इसलिए गैस के रूप में होता है। जबकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हुए रहेंगे, मजबूती से जुड़े हुए रहेंगे बेटा, तो द्रव अवस्था में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है आपस में, इनके अंदर अंदर तो है पर आपस में नहीं है, इसलिए ये गैस के रूप में होता है। तो इसका कारण हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अंतर बोलते हैं 12th क्लास में तो बोला गया इसको अंतर और आंतर,
ये तो है आपके, एक तो अंतर है, नहीं एक आंतर और एक अंतरा, ये आंतर और ये अंतरा, आंतर एच बॉन्डिंग होती है, इसमें अंतरा होती है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रा, इसको इंटर बोलते हैं, ये कारण हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए एक या दो वाक्यों में कारण बताइए कि 1,3 ब्यूटाडाइन में केंद्रीय कार्बन कार्बन आबंध एन ब्यूटेन की तुलना में छोटा होता है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? देखते हैं। ये आपके पास में 1,3 ब्यूटाडाइन है, ठीक है, और एन ब्यूटेन होता है ये वाला। तो कहा ये इसने कि भैया ये जो केंद्रीय कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये और ये बॉन्ड में से ये वाला बॉन्ड छोटा है। तो आपको एक या दो वाक्य में बताना कि छोटा क्यों है ये बॉन्ड। तो भाई एक वाक्य क्या है, एक शब्द में बता देते हम तो, पाई सिग्मा पाई अनुनाद, अनुनाद की वजह से बेटा यहां पर आएगा आंशिक द्विबंध गुण, और आंशिक द्विबंध गुण होगा तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा। यहां तो कुछ अनुनाद है नहीं, तो उसका उत्तर है अनुनाद। अनुनाद के कारण इसमें केंद्रीय कार्बन कार्बन बंध में द्विबंध गुण आ जाते हैं, द्विबंध की वजह से छोटा हो जाता है, जबकि यहां अनुनाद नहीं होने की वजह से ये प्योर सिंगल बॉन्ड शुद्ध रूप से एकल बंध रहेगा, और एकल बंध जो होता है वो डबल बॉन्ड से लंबा होता है। तो ये बॉन्ड लंबा, ये छोटा हो गया अपने आप ही, ठीक है। आ गया हो। हालांकि फिनॉक्साइड आयन में बेंजोइट आयन की तुलना में अनुनादी संरचनाएं अधिक होती है, लेकिन फिर भी बेंजोइक अम्ल फिनॉल की तुलना में प्रबल क्यों है? ये है अपना फिनॉक्साइड आयन। देखो फिनॉल, फिनॉल और बेंजोइक एसिड, फिनॉल और बेंजोइक एसिड, फिनॉल में जब H+ निकालते हो तो बनता है फिनॉक्साइड, इसमें जब H+ निकालते हो तो बनता है बेंजोइट। देखो ये फिनॉक्साइड है, ये है अपना बेंजोइट। इसमें मूलतः जो अनुनाद होता है बेटा, इसमें -4 को इधर आता है, ये पाई बॉन्ड आगे जाता है यहाँ वाला, तो ये ऐसे बन जाता है। यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड O, डबल डबल, फिर ये नेगेटिव आगे आता है, ऐसे चलते चलते इसके टोटल 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। जबकि इसमें जो अनुनाद है मूलतः यहीं तक सीमित रहता है, ये नेगेटिव यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर। तो वैसे नेगेटिव चार्ज नीचे भी रिंग में आता है, पर मेनली आपके इसके जो है यही वाले जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है, या मुख्य इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाले होते हैं, दो ही होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2। सवाल ये कह रहा कि यार फिनॉक्साइड के तो इतने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, 5 बनते हैं, बेंजोइट के तो 2 ही बनते हैं, तो फिर ये वाला अधिक अम्लीय क्यों है? भाई ये अधिक अम्लीय मतलब ये कम अम्लीय क्यों है, ये वाला अधिक क्यों है? भाई कायदे से ये होता है ना बेटा कि आपको अम्लता चेक करनी है, आप H+ निकालेंगे, संयुग्मिक क्षार बनाएंगे, उनका स्थायित्व चेक करेंगे। तो आपने H+ निकाला दोनों में से, संयुग्मिक क्षार बना दिए, स्थायित्व में ऐसा लग रहा कि यार ज्यादा अनुनाद है तो ज्यादा स्थायी होगा, तो ज्यादा अम्लीय होना चाहिए। लेकिन ज्यादा अनुनाद होना ही काफी नहीं होता है, अच्छा अनुनाद भी होना चाहिए। यहाँ पर भले ही स्ट्रक्चर 5 बन रहे हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? कार्बन पे, कार्बन पे, कार्बन पे, जबकि इसका नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पे रह रहा है। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर अधिक स्थायी होता है। तो भले संख्या कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है यहाँ पर, इस वजह से बेंजोइक एसिड जो होता है वो फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, कई गुना अधिक अम्लीय होता है। बेंजोइक एसिड की पीके 4 के आसपास होती है, फिनॉल की होती है 10, यानी अगर रेंज में बनाए तो बड़ा 6 की अंतर आ रहा है। पीके में अगर 6 का अंतर है, मतलब के अंदर अंतर होगा 10⁻6, 10⁻6 मतलब 10 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन टाइम में ज्यादा एसिडिक हो जाएगा उससे। निम्नलिखित को उनकी बढ़ती हुई क्षारकता के क्रम में व्यवस्थित करो। 4 कंपाउंड दे रखे, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इनको आपको अरेंज करना है। पी टोलोइडीन, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे मैथिल लगा बोलते पी टोलोइडीन, एन डाइमेथिल पी टोलोइडीन। पी नाइट्रोएनिलीन, पी नाइट्रोएनिलीन और खाली एनिलीन, खाली एनिलीन। तो आपको इन चारों की बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो भैया ऐसा है, जिसमें जैसे देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो देखो पहली बात तो ये है कि
इलेक्ट्रॉन दाता यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो ये दोनों हाईएस्ट बेसिक होंगे। इनमें भी ज्यादा बेसिक कौन सा है? ये 1 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन है। तो 3 डिग्री वाले एरोमेटिक अमीन जो होते हैं 1 डिग्री से अधिक स्थायी होते हैं। तो ये वाला आपका नंबर 1 पे आ जाएगा, फिर ये नंबर 2 पे आ जाएगा। अब इनमें देखो, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें माइनस आई ग्रुप लगा हुआ, माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है। तो माइनस एम और माइनस आई ग्रुप जो होता है वो कम बेसिक बनाता है, सबसे कम बेसिक ये हो जाएगा। ये आपका नंबर 3rd पे आ जाएगा। ये 1 2 3 का ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये आपका लास्ट सवाल है बेटा, इसके बाद धन्यवाद है, कुछ भी नहीं है। तो ये लास्ट सवाल जो है आपके लिए होमवर्क में दिया गया है। कुछ नहीं करना है, 4 रिएक्शन दे रखी है, उसका प्रकार पहचानना कि प्रतिस्थापन कौन सी है, विलोपन कौन सी है, वो करना आपको। बेसिकली चैप्टर मतलब आगे वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे आ गया तो आप उसको ट्राई करना होमवर्क के तौर पे। ठीक है, तो कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने सारे के सारे IIT JEE के एडवांस के क्वेश्चन जो है GOC के वो अटेम्प्ट कर लिए। आप नोटिस करा होगा ज्यादातर सवाल जो है वो अम्लीय सामर्थ्य और बेसिक स्ट्रेंथ के थे। ठीक है, चलिए भाई, लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद सभी का।